तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, इसके बारे में हम फटाक से जान लेते हैं। इसमें क्या था, हमने कल कुछ पढ़ाया था। उसके बाद देखेंगे क्या इसमें। देखिए, अम्ल तथा क्षारकों में समानताएं हम देखेंगे। अम्ल तथा क्षारकों में समानता होती है कि सभी जो अम्ल होते हैं, सभी अम्ल क्या होते हैं, सभी अम्ल H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। और सभी क्षारक जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये इनमें समानताएं होती हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये डिफरेंट में भी काम आता है आपका, समानता में भी काम आता है, अंतर में भी काम आया, समानता में ही आपका काम आ जाता है। ठीक है, और दूसरे के देखिए, और इनके बीच की जो प्रबलताएं हम देखे जाएंगे। अम्ल तथा क्षारकों में प्रबलताएं देखिए, अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलताएं किस पर निर्भर करती हैं, उनके आयनों की संख्या पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं, आयनों की संख्या पर निर्भर करती हैं। जितना अधिक उनकी आयनों की संख्या होगी उतनी ही वो अधिक प्रबल होंगे। ठीक है, बस इनकी क्षारकों की समानता तथा प्रबलताएं हो गई। अब हम जानेंगे क्या कि जो हमने बताया था आपको, अम्ल की जो रासायनिक अभिक्रिया थी, क्षार की रासायनिक अभिक्रिया थी। ठीक है, उसको हम एक ऐसे मेथड से बता रहे हैं जो कि आपको एकदम इजी मेथड लगेगा, एकदम इजी रहेगा। ठीक है, अभी मैं उसका डायग्राम यहाँ बना देता हूँ एकदम इजी मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग बस। तो देखिए, हमने स्ट्रक्चर्स का बनाया। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया, यदि अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, अम्ल को यदि धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो लवण और हाइड्रोजन निकलेगा H2। यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराई जा रही है, ठीक है, CuO धातु ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यदि ऐसे ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, किसकी, अम्ल की अभिक्रिया कराई जाएगी। अम्ल में आप HCl ले लीजिएगा, H2SO4 ले लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको लवण और आपको जल मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला लवण मिलेगा और जल का तो सूत्र आप जानते हैं H2O होता है। यदि हम धातु कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो आपको लवण CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, यदि धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं, और यदि हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो भी आपको लवण CO2 और जल मिलेगा। ठीक है, धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट, बाई यदि हाइड्रोजन आ जाता है तो वहाँ धातु बाइकार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, तो धातु बाइकार्बोनेट लवण CO2 जल मिलेगा। उसी तरह यदि धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो लवण CO2 और H2O मिलेगा। इसमें भी CO2 H2O दोनों में समान है और लवण भी है। ठीक है, बस यहाँ पे उपस्थिति होती है, किसके साथ हम कराना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, यदि हम क्षारक के साथ इसकी क्षारक की उपस्थिति, क्षारक के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको लवण और जल मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई अम्ल की अभिक्रिया। यदि इस स्ट्रक्चर को आपने याद किया था तो 1 2 3 4 5 रिएक्शन ऐसे लिख देंगे। 5 रिएक्शन आपके लिए बहुत है, 5 रिएक्शन आप लिख देंगे, अम्ल के साथ रिएक्शन कर देंगे तो बहुत ही अच्छा काम है। अब यदि मान लीजिए यहीं हो गया क्षारक, ठीक है, यदि मैं क्षारक के साथ अभिक्रिया करा लूँ, किसके साथ, क्षारक के साथ, अम्ल यहाँ ना होकर के यदि यहाँ पे हमारा मान लीजिए क्षार हो गया तो क्या, क्षार के साथ हम रिएक्शन करा दे। ठीक है, अच्छी बात है भैया, क्षार के साथ हम रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो हम क्षार यहाँ लिख दें, सॉरी इंक डाल लिया जाए। देखिए, यदि यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे यदि आपका क्षारक आ जाए, क्या आ जाए, क्षारक। ठीक है, यदि यहीं पे आपका क्षारक आ जाए, ठीक है, तो आपको कोई रिएक्शन नहीं लेना। ये वाला रिएक्शन इसके लिए भी सेम रहेगा। लवण प्लस जल यदि धात्विक ऑक्साइड के साथ कराएगा तो यहाँ पे धातु के साथ नहीं, यहाँ अधातु के साथ ये रिएक्शन दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ धात्विक ना होकर के यहाँ पे अधात्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण और जल मिलेगा। ठीक है, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या होते हैं, ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। और धातु कार्बोनेट के साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब कि नॉट रिएक्टिव। अब यहाँ लिख देंगे कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ये भी कोई अभिक्रिया नहीं देता, ये भी कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, और यदि हम क्षारक है, ठीक है, यदि क्षारक है ऑलरेडी और यहाँ पे तब आप अम्ल के साथ कराएंगे, किसके साथ, अम्ल के साथ। वहाँ पे क्या था आपका,
अम्ल के साथ आप क्षारक करा रहे थे, क्योंकि जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो उदासीन होता है। मैंने बताया था कल कि +1 और -1 इक्वल टू 0 होता है, उदासीन। उसी तरह जब Na+ आ जाएगा, Cl- आ जाएगा, तो आपका NaCl बनेगा, जो कि उदासीन होता है। ठीक है, आगे अब हम जानते क्या है। अब इसके बाद हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। इसके बारे में पीएच स्केल एकदम अच्छी बात है, वो भी सूचक की भांति ही कार्य करता है। किसकी भांति? सूचक की भांति। मैंने सूचक बताया था, प्राकृतिक सूचक और गंधी सूचक, कृत्रिम सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक के बारे में मैंने बताया था और गंधी सूचक के बारे में भी मैंने बताया था, प्याज का रस होता है, ऐसे ही कुछ होते हैं। तो अब हम जानेंगे पीएच स्केल के बारे में, ये भी सूचक की भांति ही कार्य करता है। ठीक है, तो फटाक से हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए ये है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, ये नहीं है पीएच स्केल, मतलब पीएच स्केल आता है अलग से, जो कि यदि हम खरीदना चाहें तो मिल सकता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको पीएच स्केल का डायग्राम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पीएच स्केल ऐसा होता है कि ये किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक सेल को विकसित किया गया। ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, क्या? विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक सेल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। यदि पीएच स्केल में देखिए, पीएच स्केल में क्या होता है? पीएच स्केल में 0 से लेकर के कहाँ तक मान होते हैं? 0 से लेकर 14 तक उसकी वैल्यू होती है। कहाँ से होती है? 0 से 14 तक की वैल्यू उसमें होती है। यदि उसमें देखिए 0 होता है, ठीक, 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है 7, यहाँ पे एक पॉइंट आता है 7, जो कि मैंने यहाँ डायग्राम पे आपको बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? एक पॉइंट आता है आपका 7 पे क्या होता है? 7 पे क्या होते हैं? ये पीएच विलयन जो होता है ना, पीएच स्केल जो होता है, यदि 7 पे कोई मान आ रहा है ना, तो वो एकदम उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? एकदम उदासीन हो जाता है। बस ये बात होती है। और 0 से देखिए 7 तक। ठीक है, यदि 7 से कम है, किसी की वैल्यू 7 से कम आ रही है पीएच स्केल में, मान लीजिए ऐसा कोई पीएच स्केल है, यदि यहाँ पे 0.7 है, ठीक है, यदि 7 से कम आ रही, मतलब इतने एरिया में है आपका, इतने एरिया में यदि आपका माना रहा है तो वो अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 से अधिक मतलब इतनी वैल्यू में आपका आएगा तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। जैसे मैंने लिखा, इस क्रम में आएंगे, यदि 7 से ऊपर जाएंगे, 7 से ऊपर जाएंगे, मतलब 7 के बाद 6 पे जाएंगे, ठीक है, और 6 के बाद 5 पे जाएंगे, 5 के बाद 4 पे जाएंगे, तो ऐसी हमारी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। ना कि 0 1 पे अम्लीय प्रकृति कम है, लेकिन 0 पे अम्लीय प्रकृति सबसे अधिक होगी। वर्षा के पानी का पीएच मान कभी कभी पूछता है। ठीक है, और जो हम पीते हैं पानी वो उसके बारे में पूछता है। ठीक है, हम जो पीते हैं पानी उसका पीएच मान कितना होता है, कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, बढ़ती प्रकृति आपकी अम्लीय इधर है, और बढ़ती जो क्षारीय प्रकृति 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 जो 14 की वैल्यू होगी वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। लेकिन इसी तरह आपका 7 से अधिक जितने होंगे वो सब क्षारीय प्रकृति के होंगे। कौन सी प्रकृति होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। ठीक है, और 7 से जितने ऊपर आएंगे वो आपकी अम्लीय प्रकृति होगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सबसे प्रबल अम्लीय क्या होता है और प्रबल क्षारीय। ऐसे एक तत्व का एक अम्ल और एक प्रबल क्षारीय का उदाहरण आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, ये आप जरूर बताएंगे। अब हम जानते क्या है, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या होता है। भैया, जब पीएच मान हमने निकाला था, विकसित किया था, तो उसका कुछ महत्व जरूर होगा। यदि पीएच स्केल की परिभाषा आएगी तो आप ये जरूर लिखेंगे, और मैं इसके बारे में दैनिक जीवन में इसका महत्व बताता हूँ, और महत्व जानने के बाद आपका बचेगा कुछ, उसके बारे में मैं बताऊँगा। पहले इसको जान लें। तो देखिए, यहाँ लिखा है दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। ठीक है, तो पहला है उसमें कि पौधे और पशु क्या होते हैं, पीएच मान में संवेदनशील होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर का पीएच जो मान होता है, ठीक है, हमारे शरीर में 7 से लेकर के 7.8 मतलब 7.1 तक, ठीक है, रेंज के बीच हमारा क्या कहता है, कार्य होता है। कितना होता है? 7.0 मतलब 7 से लेकर 7.8 7.8 तक के बीच हमारा जो रेंज होता है वो वहीं तक कार्य करता है। और यदि एग्जाम में पूछ लिया अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है,
तो अम्लीय वर्षा के बारे में आप जानेंगे कि वर्षा का जो जल होता है जिसका पीएच मान 5.6 कितना 5.6 कि 5.6 से कम होगा तो वो वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। वैसे हम आगे पीछे जो था जो पढ़ते थे हम पीछे वाले क्लास में, वो अम्लीय वर्षा क्या होती है मैंने उसके बारे में नहीं देखना है। इसमें अम्लीय वर्षा के बारे में इतना लिखना है कि जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। बस इतना आपको लिखना है, इतना छोटा सा आपको डेफिनेशन लिखना है। वरना पहले जो हम पढ़ते थे इतना 2-3 लाइन की परिभाषाएं होती थी। अब इसमें क्या करना है, जिसका वह वर्षा जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वह वर्षा क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, और मिट्टी के पीएच के मान के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या होता है कि यदि हमको अच्छी फसल उगानी, क्या नहीं है, यदि हमको अच्छी फसल उगानी है तो पौधों की जो विशिष्ट एक पीएच मान होना चाहिए, उसका भी एक पीएच मान क्या होता है, अधिक होना चाहिए। मतलब कि एकदम इक्वल होना चाहिए। कहीं किसी स्थान पर अधिक, कहीं किसी स्थान पर कम होने से उसमें जो आपके जो फसल होते हैं वो कम उपजाऊ होते हैं। ठीक है, किसान को जो होते हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। यदि किसान को यह आवश्यकता होती है कि वह अपने खेतों को देखें कि वो कितना उपजाऊ है, कितना अभी उसके पीएच मान कितनी उसकी बढ़ानी है, कितनी कम करनी है, तो वो किसान अपने खेतों पर पीएच मान के बारे में ज़रूर जाने। तब यदि मिट्टी का पीएच मान सही होगा ना तो आपका जो खेत में जो आपके फसल होंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या था, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। क्या हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान। ठीक है, यदि ये देखिए कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने को पचाना तो आवश्यक है। ठीक है, और उसके लिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, अम्लीय प्रकृति का है तो आप जान जाइए 7 से कम होगा। ठीक है, मतलब कि HCl क्या होता है, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होता है, हमारे खाने को पचाने का काम करता है। ये क्या होती है, ये इसका पीएच परास की आवश्यकता होती है, किसी स्थान देखिए उत्पन्न करता है। तो ये जो भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए भोजन है क्या, हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। ठीक है, अपच, इसका काम ये होता है कि कोई चीज़ यदि हमारा नहीं पचा है ना, यदि हमारा कोई चीज़ नहीं पचा है तो HCl जो होता है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको पचाने काम करता है। यदि वो कम सक्रिय पड़ रहा है उस वस्तु की अपेक्षा तो हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ इनो की टाइप में किसी प्रकार का मैं अम्ल लेता हूँ जिससे हमारा को खाना जो है वो पच सके। ठीक है, यदि ये HCl कम पड़ रहा है तो हम ऊपर से जैसे इनो और फिर ऐसे टाइप के कुछ होते हैं जिसको हम लेते हैं, तब जा करके हमारा खाना क्या होता है, पच जाता है। तो यही होता है हमारे पाचन तंत्र का यदि पीएच मान कम पड़ता है तो, लेकिन वरना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचा देता है, ऐसे ही नॉर्मल खाने को वो पचा देता है। ठीक है, बस इतना जानिए। अब आगे क्या है, पीएच परिवर्तन में दंत क्षय। ठीक है, हमारे जो दंत मतलब क्या होता है, दांत होता है। क्या होता है, दांत। ठीक है, और यदि हमारा दांत, ठीक है, यदि हमारे दांत में इसका पीएच मान, दांत का पीएच मान 5.5 होता है। कितना होता है भैया, कितना होता है, 5.5 होता है। कितना, 5.5 से यदि कम होने लगे पीएच मान हमारे दांत का तो क्या हो जाएगा, हमारा दांत क्षय होने लगेगा। मतलब हमारे दांत का क्षरण होने लगेगा। ठीक है, इसी वजह से बूढ़े पे दांत खत्म हो जाता है, क्षरण होने लगता है, क्योंकि उसका पीएच मान क्या होता है, 5.5 से कम होने लगता है ना, तो हमारा दांत वैसे गल जाता है। ठीक है, यदि हम मान लीजिए यदि दंतक का कर रहे हैं, यदि कैल्शियम फॉस्फेट से जो बने होते हैं, ठीक है, उस पदार्थ का यूज करते हैं तो यह क्या होता है, जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 कम होने पर रोकता है। ठीक है, जो हम करते हैं, जो मंजन होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना, यदि हम उसको दांत में यूज करते हैं तो वो जल से जो हमारा दांत क्षरण होता है ना उसको रोकता है। मतलब 5.5 से कम नहीं होने देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, वो 5.5 से ज़रूर कम होगा। इसीलिए चाहे जितना आप कैल्शियम फॉस्फेट का यूज करते रहिए, थोड़ा सा होगा लेकिन आपका क्षरण होना है। आज नहीं, इस समय नहीं होगा, लेकिन आगे जा कर के हो सकता है। ठीक है, अब जानेंगे क्या
कि पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में रक्षा, ठीक है। ये क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई मधुमक्खी, ठीक, मधुमक्खी आती है, काटती है कि नहीं, तो वो हमारा वहाँ पे क्या होता है, जलन होना लगता है। और यदि पीछे की बात की जाए तो बहुत लोग होते हैं बाल लगा करके नमक लगा देते हैं, तो सो कहते हैं आराम मिलता है, ठीक है। यदि हम बेकिंग सोडा भी लगाते हैं तो वो उसके पीएच मान को कम कर देता है, मतलब कि उससे जो जलन होती है वो हमें क्या करता है, मिटा देता है। वो जो जलन होता है उससे हमको क्या करता है, वो राहत देता है। बेकिंग सोडा के उपयोग से राहत देता है, ठीक है। और उसके जो डंक होते हैं वो नेटल के होते हैं, किसके, नेटल, NETTLE, नेटल के डंक वाले बाल क्या करते हैं वो, रुकिए बताइए, इंक डाल लूँ। देखिए वो क्या करते हैं, जब भी कोई मधुमक्खी आपको काटे, तो संबल से बात लीजिए, उसके डंक क्या है, नेटल के डंक वाले जो उसमें बाल भी होते हैं, डंक में थोड़े से बाल होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो होता है बाल, वो मेसेनाइक, किसका होता है, सॉरी, मेसेनाइक अम्ल होता है। क्या होता है वो, मेसेनाइक अम्ल, सॉरी, हाँ, मेसेनाइक अम्ल वो होते हैं जो क्या होते हैं, उनके बाल छोड़ देते हैं, ठीक है। और जलन हमको अनुभव होने लगता है। क्या होने लगता है कि जब भी कोई मधुमक्खी हमको काटती है तो उनके डंक में वो बाल होता है, वो क्या होता है, मेसेनाइक अम्ल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब टूट जाता होगा या छोड़ देते हैं, तो जिससे हमारे वहाँ पे क्या होता है, दर्द होने लगता है, मतलब जलन महसूस होने लगता है। तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग करके उस जलन को से राहत पा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में ऐसे पीएच मान का महत्व हो गया। और यदि लवड़ों में हम पीएच मान देखें, ठीक है, यदि लवड़ों में हम पीएच मान देखें तो यदि हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये को मिलाते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH को मिलाते हैं तो आपको लवण प्लस जल मिलता है कि नहीं। उदासीन, देखिए यदि हम Na प्लस और Cl माइनस को मिलाएं, यदि हम Na प्लस Cl माइनस को मिलाएं तो आपको उदासीन मिलता है कि नहीं, उदासीन हो जाता है कि नहीं। मतलब कि पीएच मान आपका क्या हो रहा है, 7 के बराबर है, मतलब पीएच मान क्या है, 7 के बराबर है। और प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, यदि प्रबल अम्ल मिला रहे हैं और दुर्बल क्षारक मिला रहे हैं तो क्या होगा, पीएच मान 7 से अधिक आएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, अम्ली, ठीक। यदि प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का आएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा, ठीक है। तो पीएच 7 से अधिक। और यदि हम प्रबल अम्लीय दुर्बल क्षारीय को मिला रहे हैं तो पीएच का मान 7 से कम आएगा, ठीक है। यदि हम प्रबल अम्ल प्रबल क्षारीय को मिला रहे हैं तो पीएच का मान क्या आएगा, आपका उदासीन आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि टाइम हो गया है, कहीं जाना है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तो उसमें हम लवण के बारे में जान लेंगे। तो हमारा लवण के बारे में जितने भी हैं हमारे इसमें टाइप जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए आपका है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में हम उसमें जान लेंगे। ये पांचों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा और इसका जो NCERT का जो क्वेश्चन आंसर वो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और जल्दी से जो जल का पीएच मान आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और एक अम्लीय प्रबल अम्लीय और एक प्रबल क्षारीय के बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।